गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 7 मई और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ओके, जो लोग फीडबैक देते हैं उनके नाम देख लीजिए। प्रमुख नाम में काजल जी, दुबे जी और शुभम, नेहा जी और यहाँ पे रणधीर जी हैं। ठीक है, तो जो लोग हमें फीडबैक देते हैं उनको धन्यवाद करना चाहेंगे हम। आइए सबसे पहले मुद्दे को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बीपीएससी का एग्जाम पीटी देखिएगा ना, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक, और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, इनकी संख्या को बढ़ाना है तो पावर किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर बात करें यहाँ पे हम, तो ये पावर दिया गया है संसद को। और हाई कोर्ट के संदर्भ में अगर बात करें, ये पावर दिया गया राष्ट्रपति जी को। यही क्वेश्चन जो है ना 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस अदर स्टेट पीसीएस में काफी बार पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज को लिया है। अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? 33 जो है सीनियर मोस्ट जज और एक है हमारे चीफ जस्टिस, तो टोटल कितने हो गए? 34 हो गए। क्लियर है? तो अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको? अभी 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 हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि न्यायपालिका में सुधार देखने को मिल रहा है। जज अपने प्रॉपर्टी को जो ना यहाँ पे पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि हमारे पास इतना प्रॉपर्टी है, इसलिए भ्रष्टाचार को लेकर अगर कोई आरोप होता है तो उसको लेकर आप निश्चिंत रहें। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि अभी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर भी बीपीएससी में इसमें क्वेश्चन पूछा गया। उसने पूछा था कि अभी न्यूज में क्यों है, क्यों इसका क्रिटिसाइज किया जाता है? तो पारदर्शिता को लेकर, अंकल कल्चर को लेकर, ब्लैक कोट सिंड्रोम को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे क्या होता है, न्यायपालिका का यहाँ पे क्या होता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। और आपने देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट भी जो है ना, न्यायपालिका जो सिस्टम है यहाँ पे, उनको जो है सुपर संसद की संज्ञा दिया गया था। तो ये भी जो है ना यहाँ पे कारण रहता है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए सुरक्षा परिषद यूएनओ में यूएनएससी करके एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत हमेशा जो है ना आवाज को उठाता है कि यहाँ पे रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि पुराना संस्था हो गया है। और भारत जो है ना टॉप लार्जेस्ट कंट्री में आता है, मतलब पॉपुलेशन के मामले में, इकोनॉमिक के मामले में, सहयोग के मामले में, और ग्लोबल जो साउथ है उसका नेतृत्व करने के रूप में भारत जो है ना अग्रणी भूमिका में आता है। लेकिन यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर है ना, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, जैसे ठीक है, तो भारत भी चाहता है कि यहाँ पे जो परमानेंट मेंबर का जो सीट है ना, उसको लेकर यहाँ पे रिफॉर्म किया जाए। अभी न्यूज में क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, तो जो 15 जो मेंबर होते हैं यूएनएससी में, उसमें 5 होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं यहाँ पे नॉन परमानेंट। और नॉन परमानेंट में भी पाकिस्तान भी यहाँ पे क्या बना हुआ है? मेंबर बना हुआ है, इसका अध्यक्ष कर रहा है। ठीक है, 15 सदस्य वाली। तो यहाँ पे मतलब बात किया जा रहा है कि जो आतंकवादी हमला हुआ है भारत पे पाकिस्तान की ओर से, तो इसको लेकर जो है ना पाकिस्तान के जो वहां पे प्रमुख बैठे हुए हैं या वहां पे डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इस घटना में पाकिस्तान का हाथ है या नहीं? आप हमें यस और नो में जवाब दें। और ये सब सारा डिस्कशन जो है ना बंद कमरे में हो रहा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को जो है फटकार लगाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस शब्द का यूज किया गया है। और यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है, उसको संवाद के माध्यम से और यहाँ पे बातचीत के माध्यम से सुलझाने की बात कर रहा है। वैश्विक जो कम्युनिटी है इस तरह के जो है दबाव आप पे डालेंगे ही नहीं डालेंगे। क्लियर है? और अभी पता ही आपको, भारत ने सिंदूर जो है ऑपरेशन को चलाया है। कल इसके बारे में आर्टिकल आएगा, आज तो आया नहीं है इसमें, सिंदूर ऑपरेशन के बारे में। और बाकी आप लोग सब जान ही रहे इस चीज को। अब आते हैं यहाँ पे, भारत और ब्रिटेन जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर समझौता किया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, अभी आप देखोगे भारत वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट जो है इकोनॉमी वाला कंट्री है, और 6th नंबर पर कौन आता है? ब्रिटेन आता है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2030 तक जो व्यापार है भारत और ब्रिटेन के बीच में लगभग 120 जो है ना अरब डॉलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे चमड़े, जूते, कपड़े, ये जो तीन जो प्रोडक्ट है ना, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है इसको लेकर। कैसा क्वेश्चन पूछा मैं बता रहा हूं भैया आपको। चमड़ा हो गया, जूता वाला हो गया, ये कपड़ा, इसमें जो लेबर होते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होता है, इसी को लेबर इंसेंटिव बोलते हैं। तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन से मदे जो है ना लेबर इंसेंटिव के तहत आते हैं, मतलब ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे जूते, कपड़ा, ठीक है, चमड़े वाले जो यहाँ पे होता है ना कारोबार, उसमें जो है
लेबर की काफी ज्यादा जरूरत होता है, तो इसी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहां पर देख लीजिए ये क्या है, मनुस्मृति एक पुस्तक है, हिंदू का धर्म ग्रंथ है ये। मतलब यहाँ पे आपको जो है ना सनातन धर्म को लेकर और हिंदू का जो सामाजिक व्यवस्था को लेकर यहाँ पे लिखा गया है मनुस्मृति में। बहुत लोग इसका क्रिटिसाइज करते हैं मनुस्मृति को लेकर, है ना। तो अभी न्यूज में आ गया है, इस कारण से आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक शंकराचार्य जो मठ है, ठीक है, वहां पे जो राहुल गांधी है ना, उनकी हिंदू को लेकर बहिष्कार किया गया है, उनके हिंदू धर्म को लेकर बहिष्कार कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि राहुल गांधी जो है ना, मनुस्मृति को लेकर जो यहाँ पे क्रिटिसाइज किए थे, उनका अपमान किए थे कुंभ मेला में, ठीक है। तो इसी को लेकर यहाँ पे बातचीत किया गया। तो मनुस्मृति याद रखिएगा, एक सामाजिक धर्म ग्रंथ है, और ये जो है ना हिंदू और सनातन धर्म से या हिंदू सभ्यता के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो इसका ओरिजिनल जो टेक्स्ट था ना, वो संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन वो पुस्तक अभी तक मिल नहीं रहा है। लोग जला दिए होंगे, आपको पता है ना, मुगल काल वाले यहाँ पे आए थे, बख्तियार खिलजी का नाम याद ही है, जो कैसे हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, विक्रमशिला को तहस नहस कर दिया मुस्लिम शासक। फिर यहाँ पर देख लीजिए कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बार बार अभी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अभी जितने भी मेंस एग्जाम होंगे ना, उसको उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछना है। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, न्यायपालिका को लेकर क्रिटिसाइज कर दिए हैं, सुपर संसद की संख्या दे दिए हैं। सुपर संसद मतलब कानून बनाने का काम किसका होता है? संसद का होता है, लेकिन ये काम कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो इसी को लेकर यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया। तो कॉलेजियम सिस्टम में ध्यान रखिएगा। और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, उसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन नाम का सिफारिश कौन करता है? कॉलेजियम सिस्टम करता है। और कॉलेजियम सिस्टम जो है ना, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। इसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर के तहत इसको बनाया था। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो आप देखोगे दिल्ली में वायु जो पॉल्यूशन है उसको लेकर काफी न्यूज में रहता ही है। तो वहाँ पे जो पटाखे हैं उसको लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ना आप वहाँ पे बना सकते हो, ना वहाँ पर बेच सकते हो, ना वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, ना तो वहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी या ऑनलाइन सेल वगैरह कर सकते हो। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आप देखोगे वहाँ पे शादी पार्टी का भी माहौल चलते रहता है वहाँ पे, ठीक, फेस्टिवल भी चलते रहता है, राजनीतिक पार्टियां जीतती है तभी पटाखे वगैरह यूज चलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? वायु पॉल्यूशन होता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली जो है ना ऑलरेडी वहां पे वायु पॉल्यूशन से जूझ रहा है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये अवमानना जो है ना, जैसे ऑर्डर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, आप उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, तो उसको अवमानना बोलते हैं। और ये अवमानना को लेकर जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है, 2 दिन पहले भी हमने जिक्र किया था इस पे। संसद को भी पावर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी पावर दिया गया है कि आप जो है ना अवमानना को लेकर आप कानून बना सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज में 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें एक अभिव्यक्ति को लेकर आर्टिकल 19 में जो ना अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बात किया गया आर्टिकल 19 में, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया कि जो हास्य कलाकार होते हैं, ठीक है, वो लोग जो है ना अभिव्यक्ति की आजादी, अपने विचारों को साझा करने को लेकर बहुत लोग तो अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना क्रिटिसाइज करते हैं या उसका गलत यूज करते हैं। आपने देखा अभी स्पाइनल मस्कुलर ऑट्रोफी, ये एक प्रकार का बीमारी है जिसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाता है, और जिस व्यक्ति भी ग्रसित होता है ना, ना तो अच्छे से बैठ पाता है, ना चल पाता है, ना कुछ भी ढंग से नहीं कर पाता है, ठीक है। उनको फिजिकल एक्टिविटी काफी जो है ना चैलेंजेस हो जाता है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। तो इसको लेकर ये लोग जो है ना मजाक उड़ाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे हास्य कलाकार जो तो कॉमेडियन होते हैं ना, किसी को भी लेकर जो ना बलगर बातें करेंगे, यहाँ पे अश्लीलता बात करेंगे, कुछ भी बोले जा रहे हैं, उनको लगता है कि हम बहुत बड़े कूल हो गए। तो यहाँ पे बात किया गया है कि आप जो अभिव्यक्ति की आजादी आपको मिला हुआ है, क्या आप इसके माध्यम से आप दूसरे के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकते हैं? दूसरे को आप इमोशनली जो है यहाँ पे हर्ट कर सकते हैं? दूसरे की अभिव्यक्ति की आजादी या दूसरे को आप चोट पहुंचा सकते हैं? नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि भारत एक सभ्य समाज है। यहाँ पे एक सिविलाइज पीपल लोग रहते हैं, और आपको यहाँ पे कुछ भी सोचने समझने से पहले जो है ना फिल्टर करना बहुत जरूरी है। जिस तरह लोग फेस पे जो है ना फिल्टर लगाते हैं, उस प्रकार अपने शब्दों में फिल्टर लगाएं, क्योंकि आपकी बातों से जो है यहाँ पे जो इस बीमारी से पीड़ित है, जो लोग ठीक होने का कोशिश कर रहे हैं, जो लोग मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको लेकर मजाक उड़ाइएगा तो उनको कितना नुकसान पहुंचेगा? क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। इसी को लेकर ये आर्टिकल किया गया है, बात किया गया है। ये सब जो है ना एथिक पेपर्स में काफी आपको हेल्प करेगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे बचाव का मोर्चा, ये क्या है? हाँ, ये जो हमला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से भारत पे, आतंकवादी हमला,
तो यहाँ पे पूरा जो वैश्विक कम्युनिटी है ना, भारत के साथ में खड़ा है, भारत को समर्थन दे रहा है कि आप जो है ना अपने आत्मरक्षा करने के लिए आप हमला कर सकते हो, आप आतंकवाद के लिए लड़े, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन चाइना जो है ना ये सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान को, यहाँ पर इसी चीज को लेकर यहाँ पे आर्टिकल में लिखा गया। ओके, लेकिन भारत को पता है कि जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, ये क्या करती है, भारत खिलाफ आतंकवाद का यूज करती है। वो आतंकवादियों को पनाह देती है, उसको प्रशिक्षण देती है, उसको पालती है, पोसती है और भारत के खिलाफ इसका यूज करती है। ठीक है, तो ये चीज भारत को पता है और भारत जो है ना ग्लोबल मंच से पाकिस्तान की इन करतूतों को जो है ना उजागर किया है और सभी कम्युनिटी लगभग जान चुके हैं, अगर कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो, कि पाकिस्तान जो है ना इस तरह की हरकत जो है ना भारत के खिलाफ करता है। तो भारत जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान जो अभी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ठीक है, और ऐसे में भारत ने क्या किया, डायरेक्ट हमला नहीं किया, भारत उसको जो है ना आर्थिक रूप से और भी कमजोर बना रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसको देना है झटका। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कर रहा है, ये आज ही नहीं किया है, बहुत बार मुंबई में हमला कर दिया है, कसाब नाम सुन भी किए होंगे, ये सब आतंकवादी जो ग्रुप है ये सब भारत पे उठ उठ के जो है ना हमला करते रहता है। तो भारत बोला कि अब इसका अल्टीमेटम जो है फाइनल कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो भारत हर मोर्चे पे पाकिस्तान को घेर रहा है, हर मोर्चे पे पाकिस्तान को यहाँ पे चोट पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। आप सिंधु घाटी से माफ कीजिएगा, सिंधु आप जो देखिए यहाँ पे जो समझौता है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था पाकिस्तान से उसको बंद कर दिया गया है, जो पाकिस्तानी नेशनल जो भारत में आके मेडिकल फैसिलिटी ले रहे थे, यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आ रहे थे, शोध करने के लिए आ रहे थे, पढ़ने के लिए आ रहे थे, सबको बाहर भेज दिया गया कि आप लोग यहाँ से निकले। ठीक है, और क्योंकि भारत जो है ना आतंकवादियों का जगह नहीं हो सकता, तो यहाँ पे पाकिस्तान को लेकर जितने भी संबंध है सारे, जो जितने भी डिप्लोमेट बैठे हुए थे, भारत जो का जो टीम था जो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए था, उस टीम को भी वापस बुला लिया गया है, सारे डिप्लोमेसी को खत्म कर दिया गया है यहाँ पे, है ना, लगभग लगभग। तो यहाँ पे भारत जो है यहाँ पे लंबा जो है चोट देना चाहता है पाकिस्तान को, इसलिए भारत जो है तत्काल कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन आपने देखा आज के न्यूज़पेपर में, आज जो न्यूज़ वायरल हो रहा है सिंदूर ऑपरेशन, कल हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, आज बस जान लीजिए यहाँ पे कि सिंदूर जो ऑपरेशन है भारत के द्वारा पाकिस्तान पे आतंकवादी जो जो गठबंधन है वहां पे जो आतंकवादी जहाँ पे पनाह ले रहे हैं उस पर हमला किया गया है। अभी ये यहाँ पे है एडिटोरियल पेज में कि जो वैश्विक व्यापार है और जो भारतीय किसान है, भारतीय किसान के सामने क्या चुनौती हो जा रहा है यहाँ पे। देखिए चैलेंजेस यही है यहाँ पे कि अभी अमेरिका के साथ जो है ना समझौता चल रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत एमएसपी जो देता है किसानों को, भारत जो सब्सिडी देता है अपने किसानों को, भारत जो अमेरिकी प्रोडक्ट को भारत में आने नहीं दे रहा है या जीएम फूड को अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसको लेकर यहाँ पे जो है नरमी बरते, क्योंकि अमेरिका अपने प्रोडक्ट को भारत में उतारना चाहता है। ठीक है, एक यहाँ पे केस दिया गया है 1990 के दशक में, भारत तिलहन के मामले में, ठीक है, तिलहन मतलब जैसे तेल निकालते हैं हम लोग, उसके मामले में लोग आत्मनिर्भर थे, लेकिन ऐसा क्या स्थितियां हो गया कि भारत आज इंपोर्ट कर रहा है उसको, और उससे जुड़े हुए जो किसान थे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। ऐसा क्या हुआ, आपको पता है 1991 में एलपीजी रिफॉर्म को यहाँ पे लागू किया गया था, डब्ल्यूटीओ ने जो है ना भारत पे दबाव बनाया कि आप जितने भी यहाँ पे प्रतिबंध लगाए हैं, चाहे एक्सपोर्ट को लेकर इंपोर्ट को लेकर, जो आपकी ड्यूटी है, जो टैरिफ है, उसको कम करें। इससे क्या हो गया, भारत को मजबूरन जो है ना टैरिफ को कम करना पड़ा, और जो डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री के जो प्रोडक्ट थे वो भारत में इंटर किए, एग्रो प्रोडक्ट और तिलहन जैसे प्रोडक्ट को यहाँ पे हम लोग क्या किए, इंपोर्ट किए। आज किसान जो तिलहन से जुड़े हुए थे, उनका जो व्यवसाय था, उनका जो एग्रीकल्चर था, वो अलाभकारी हो गया, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं रहा, इसलिए किसान उस खेती बाड़ी को छोड़ दिए, और आज हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं किस पे, इंपोर्ट पे, तिलहन को लेकर। ऐसा स्थिति अब ना बन जाए किसके साथ, जो मोटे अनाज है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया था जो मक्का हो गया, ज्वार हो गया और दाल हो गया, कि इस मामले में हम फिर इंपोर्ट को लेकर, मतलब इंपोर्ट पे डिपेंडेंट ना हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत इन नीतियों पे जो है अपने टैरिफ को कम करे
और अमेरिकी प्रोडक्ट को यहाँ पे इंटर करे। और अमेरिकी जो है प्रोडक्ट है ना काफी सस्ता होता है, क्योंकि वो लोग जो है ना टेक्नोलॉजी का यूज करता है, तो लागत कम हो जाता है। उसके पास जो किसान है ना, किसान के पास जो लैंड होते हैं खेती करने के लिए, वो काफी ज्यादा होते हैं। और हमारे यहाँ आपको पता ना 85% जो किसान है वो मार्जिनल किसान है, उनके पास एक हेक्टेयर से भी कम यहाँ पे जो क्या है खेती है, खेत है उनके पास। ठीक है, साथ में आपको बता दें अमेरिका में जो खेती किया जाता है वो कॉमर्शियलाइजेशन किया जाता है, मतलब व्यावसायिक खेती किया जाता है। और भारत में जो खेती किया जाता है वो जीवन निर्वाह, मतलब सिर्फ अपने खाने पीने के लिए ही कर पाते हैं। ऐसे में अगर अलाउ कर देगा भारत अमेरिकी प्रोडक्ट को, तो जो किसान जुड़े हुए हैं ज्वार बाजरा दालों से, उनका क्या होगा? इसी को लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ है, बढ़िया से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है देखिए बीपीएससी मेंस में इस पर पूछ लिया मोटे अनाज को लेकर। व्हाट आर द सुटेबल जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मेजर टाइप ऑफ मिलेट्स इन इंडिया, मतलब जो मोटे अनाज होते हैं ना उसके लिए क्या कंडीशन होते हैं मिलेट्स के लिए। ठीक है, और आपको एग्जांपल देना है यहाँ पे उदाहरण के साथ। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी का जो 70 हुआ ना उस बार का ये क्वेश्चन है मिलेट्स को लेकर, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है ना 25 से आई थिंक 25 से 30 डिग्री जो सेल्सियस होता है ये मिलेट्स के लिए काफी अच्छा होता है। फिर 300 से 200 से 300 मिलीमीटर बारिश अच्छा होता है। फिर वहां पे जो जल निकासी जो सिस्टम होता है वो बेहतर होता है। तो ये सब चीज लिखना था यहाँ पे। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए बीपीएससी में ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया ऑटोमोबाइल को लेकर। क्या क्वेश्चन पूछा देख लीजिए। भारत के 4 सबसे बड़े जो महानगरीय हैं, जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, उनके आसपास जो ऑटोमोबाइल उद्योग है उसकी वृद्धि और विकास पर चर्चा करें। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा इतना आराम से पढ़ने का और इस पर सोचने का और उस पर लिखने का, क्योंकि आपको 21 से 22 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लगभग 42 से 45 पेज लिखना होता है। तो आपके पास समय बहुत कम होता है सोचने के लिए। तो यहाँ पे आप जो है ना इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इसका जवाब जो है ना लगभग लगभग आप दे पाएंगे। यहाँ पे ऑटोमोबाइल उद्योग वही डेवलप करेगा जो पर्यावरण अनुकूल हो। भारत का लक्ष्य क्या है कि 2047 तक हमको शून्य उत्सर्जन वाले, कार्बन उत्सर्जन वाले कंट्री बनना है। हमको 2030 तक एसडीजी का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। तो इस दिशा में आप जो है ना यहाँ पे फेम योजना, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को और ये टॉपिक दिखा दिया कि ऐसे पढ़ा जाता है चीजों को हैंडल करने के लिए। और ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको टेस्ट सीरीज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना वो ये सब क्वेश्चन को हैंडल या टैकल कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे विधानसभा चुनाव। देखिए बीपीएससी में यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया इस बार, क्योंकि आप देखोगे बिहार की जो राजनीति है ना उसमें जाति को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, जो पिछड़ा वर्ग है उसको लेकर हमेशा जो है यहाँ पे राजनीति देखने को मिलता है। और राजनीति में इन तमाम मुद्दे का काफी इंपॉर्टेंस होता है। जब आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ईबीसी जो कम्युनिटी है, इकोनॉमिकल ईबीसी ना, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास ईबीसी होता है। मतलब ओबीसी में बिहार में आप देखोगे ना 2 वर्ग में बटा हुआ है, एक हो गया बीसी और एक हो गया ईबीसी। ठीक है, या इसी को कभी कभी BC1 बोलते हैं या इसी को बोलते हैं BC2। ये कैटेगरी क्या होता है, काफी पिछड़े लोग होते हैं। ओबीसी में भी काफी पिछड़े हैं और ये लोग पिछड़े तो है ही। ठीक है, तो इनका जो आबादी है पूरे बिहार में 36% है। इसमें मुस्लिम के पसमानदा, ये देख रहे हैं ना, पसमानदा मुसलमान भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ये पसमानदा मुसलमान होते कौन है? वो मुसलमान जो कि काफी पिछड़े होते हैं, काफी गरीब होते हैं, जिनको ध्यान नहीं दिया गया है, जिनको विकास के मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया है, उसको पसमानदा मुसलमान बोला जाता है। इस टर्म को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में या मेंस वगैरह में आपको लिखने का जो है काफी हेल्प करेगा। तो बिहार की राजनीति में जो है आप देखोगे वोट बैंक की राजनीति कह लीजिए यहाँ पे, या डेवलपमेंट की राजनीति कह लीजिए। जो 36% जो कम्युनिटी है ईबीसी, अब जो राजनीतिक जो पार्टी है वो चाह रही है कि इन जो वर्ग है इनका वोट हासिल कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे विभिन्न पार्टियां लगी हुई है और बिहार के राजनीति में जो है जातिवाद, आपको धर्म, आपको जाति जनगणना, ये सब मुद्दे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूव करें, आप देखोगे आज से 4-5 साल पहले जो एग्जाम होते थे ना उसमें ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो 1984 में जो घटना हुआ था मध्य प्रदेश में, जो कारखाना में जो रिसाव हो गया था, गैस का जो है ना रिलीज हो गया था, जिससे लगभग 5500 लोग जो है ना मारे गए थे, हजारों लोग अपंग हो गए थे। तो यहाँ पे ये घटना कहाँ हुआ था? 1984 में एमपी में हुआ था। और एक कारखाना था, इसका नाम कारखाना नाम याद रखिएगा, यूनियन कार्बाइड।
यहाँ से हानिकारक गैस रिलीज हुआ था। उस गैस का भी नाम याद रखिएगा, मिथाइलो आइसोसाइनाइड, ये MIC। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने इस टॉपिक को ले लिया। और जो हमारे पर्यावरण या जो वायु में जो हानिकारक गैस है उसका नाम देख लीजिए, पर्टिकुलर मैटर। इसकी अगर सांद्रता बढ़ जाता है तो हमारे वायु जो है ना क्वालिटी खराब हो जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब जो है ना हमारे वायु पॉल्यूशन वाले जो है पार्ट हैं। अब आते हैं आरक्षण को लेकर। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण देश में जो है ना बिल्कुल वैसा हो गया है जैसे कि रेलवे व्यवस्था में हो गया। मतलब आपने देखा होगा कुंभ मेला के दौरान जो बोगी में प्रवेश कर चुके यात्री वो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं और बाहर से जो है यात्री को आने नहीं देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जो है स्थिति आरक्षण में देखने को मिल रहा है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, क्वेश्चन याद रखिए, बठिया आयोग, बांठिया आयोग लिखा हुआ है, ठीक है। बोलेगा किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आरक्षण से जुड़ा हुआ है। आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, देखिए अभी आपने देखा होगा, मतलब न्यूज देख रहा होगा कि सड़क में जो हादसे होते हैं ना, लगभग हर साल 4.8 लाख हादसा होता है, जिसमें से कितने लोग मर जाते हैं, लगभग कितने लोग मर जाते हैं, यहाँ पे डाटा दिख रहा होगा, 1.72 लाख की जो है ना मृत्यु हो जाती है। तो ये मृत्यु काफी ज्यादा हो जा रहा है। इसको रोकने के लिए जो यहाँ पे मंत्रालय है, कौन मंत्रालय, ये सड़क परिवहन मार्ग मंत्रालय ने एक पहल जो है यहाँ पे लॉन्च किया है कि जो भी दुर्घटना से ग्रसित होते हैं व्यक्ति, उनको जो है ना 7 दिनों का नगद रहित, मतलब उनको 1.5 लाख का यहाँ पे क्या मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा इलाज का। ध्यान रखिएगा, योजना के तहत उपचार के दौरान पहले 7 दिन के लिए मिलेगी यह सुविधा। कितना का, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डाटा। घायल व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिन की अवधि के लिए निर्धारित अस्पताल में 1,50,000 रुपए तक की राशि के नगद रहित उपचार की मिलेगा। मतलब नगद रहित, आपको वहां पे कैश नहीं देना है, लेकिन आप जब ठीक हो जाइएगा तब आपको देना है, यहाँ पे याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सुब्रमण्यम को। कई बहुत सारे हॉस्पिटल जो होते हैं ना, वो उनके परिजन नहीं होने के कारण लोग उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करवाते, लेकिन 1.5 लाख तक का यहाँ पे नगद रहित आपको इलाज का सुविधा मिलेगा। इससे क्या होगा, जो परिजन वगैरह होते हैं, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हॉस्पिटल में जाके वो अपना फी वगैरह दे सकते हैं। तब तक जो है यहाँ पे इलाज उनको मिलता रहेगा। गोल्डन आवर भी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। गोल्डन आवर भी पूछ सकता है आपसे कि गोल्डन आवर जो शब्द है ना चर्चा में रहता है, इसके जो है ना किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो बस एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सुब्रमण्यम जो IMF में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर थे भारत की तरफ से, उनको वापस बुला लिया गया है समय से पहले। विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये घपला या घोटालेबाजी में शामिल थे। ये कौन है सुब्रमण्यम, तो कुछ समय पहले जो है ना केंद्र सरकार के जो है इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, और कोविड-19 के दौरान इन्होंने वी शेप्ड जो भारत के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा किया था। वी शेप्ड क्या होता है, सबसे पहले वी शेप्ड का मतलब होता है कि पहले जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था गिरेगा, उसके बाद अचानक से तेजी करेगा, ठीक है, इसी को वी शेप्ड कहा गया है, ध्यान रखिएगा। इनका एक किताब है इंडिया एट 100, इंडिया एट द रेट 100, ठीक है, ये पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया, सुब्रमण्यम के द्वारा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सरकार की नीतियां सेवा क्षेत्र में। जो GDP है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको लेकर यूपीएससी और अन्य एग्जाम जो है पूछ लेता है। ये अपना प्यारा सा भारत है, मतलब समझ लीजिए GDP का कॉन्सेप्ट पूछता है। इस भारत के टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड एंड सर्विसेज का, उसका फाइनल वैल्यू, चाहे प्रोडक्शन नागरिक कर रहे हो चाहे विदेशी कर रहे हो, सारे का टोटल वैल्यू अप कर लो और मार्केट वैल्यू इसमें ऐड कर दो, वही हमारा GDP कहलाएगा। और GDP में सबसे ज्यादा योगदान किसका, सर्विस सेक्टर का जो है ना काफी ज्यादा योगदान है। उसके बाद आता है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद आता है प्राइमरी में वो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी जो है इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए परिसीमन आयोग को लेकर यहाँ पे जो है काफी न्यूज में आ रहा है। क्यों न्यूज में आ रहा है वो हम बाद में करेंगे। आर्टिकल 82 में जो है ना परिसीमन आयोग के बारे में चर्चा किया गया, और ये जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है, और इनका जो फैसला होता है ना वो बाध्यकारी होता है, आप कोर्ट में चैलेंजेस नहीं कर सकते हो। विवाद में क्यों आ गया है, दक्षिण राज्य वाले बोल रहे हैं कि उत्तर राज्य में जो है ना पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उनको जो है ना अधिक प्रतिनिधि मिलेगा लोकसभा और विधानसभा में।
ऐसे में जो राज्य, जो साउथ के राज्य है ना, वहां पे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया है, तो उनका जो प्रतिनिधि घट सकता है संसद और एमपी के रूप में। इसी को लेकर यहाँ पे विवाद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे आईओसी कौन है, ओ आई सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो है ना कंट्री, 1969 में संस्था बना है, वर्तमान में 57 इसके मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब का जिद्दा में है, ठीक। क्यों न्यूज में आ गया? ये भारत जो आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान हमला किया है भारत पे, इसको ये लोग नहीं मान रहा है। भारत ने बोला कि ये भारत का आंतरिक मामला है, और ये जो आरोप लगा रहा है ना आईओसी, हम इसको बेतुका आधार पे इसको खारिज कर रहे हैं, ठीक है। इसको कोई अधिकार नहीं है भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का। ओके, चलिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संथारा। कुछ दिन पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, न्यूज में आ गया, क्योंकि जो 3 साल के बच्चे थे जिनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो जैन गुरु जो थे ना, उन्होंने कहा कि आप इसको संथारा करवाइए और इसको प्राण से मुक्ति दिलवाइए, क्योंकि बहुत कष्ट में है ये बच्ची। संथारा क्या होता है? जैन धर्म का एक प्राचीन प्रथा है, जिसका पालन करने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से अन्न और जल को त्याग देता है, दवा को त्याग देता है, जो संसारिक जो सुविधाएं होती है, वस्तुएं होती है, उसको त्याग देता है, और वो फिर व्यक्ति जो है मृत्यु में समा जाता है। यही है संथारा, न्यूज में आ गया है, ध्यान रखिएगा। और ये पीडीएफ चाहते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग भी अपना फीडबैक देते हैं ना, उनको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, उनकी फीडबैक के आधार पर ही जो है आगे का सुधार देखने को मिलेगा आपको। धन्यवाद।